हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। द अनप्रोफेसर उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उर्दू अदब की अहम तहरीकात और रुझानात में से एक हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू अदब की जितनी अहम तहरीकात और रुझानात हैं, उसमें एक तहरीक या आप यूँ कह लीजिए कि एक रुझान हल्क़े अरबाब ज़ौक़ भी है, और इसके बग़ैर उर्दू अदब की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। हालांकि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को तरक्की पसंद तहरीक या अलीगढ़ तहरीक की तरह वो मकाम या अहमियत हासिल नहीं है, लेकिन चूँकि ये आपकी अदब की तारीख़ का हिस्सा है और बहुत अव्वल ज़माने की चीज़ है, यानी 1939 की तहरीक है, तो इसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। और चूँकि ये यूजीसी नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल है, तो चलिए बात करते हैं हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बारे में। देखिए, बाज़ लोग तसव्वुर करते हैं कि ये तरक्की पसंद तहरीक का रद्द अमल है, लेकिन ये राय दुरुस्त नहीं है। दरअसल ये मुग़ालता लोगों को इसलिए होता है कि तरक्की पसंद तहरीक का जो नारा था वो था अदब बराए अदब नहीं बल्कि अदब बराए ज़िंदगी। यानी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की, उसमें लोग क्या कहते थे कि अब जो है हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा और हमें समाज के बारे में बात करनी होगी, ज़िंदगी के बारे में बात करनी होगी, सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अदब नहीं लिखना है। लेकिन जो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन थे, शोरा थे, अफ़साना निगार, नाक़िदीन, इन लोगों का कहना था कि अदब लतीफ़ यानी लतीफ़ अदब लिखा जाए, ऐसा अदब जिसे पढ़ के लुत्फ़ आए। ये नहीं कि तरक्की पसंदों की तरह जो चाहा जैसे चाहा बस समाज की तबलीग हो, नाराबाजी हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए लोगों को मुग़ालता हुआ कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ जो है ये तरक्की पसंद तहरीक के रद्द अमल में आने वाली तहरीक है। लेकिन ये पैरेलल चल रही थी चीज़ें। रद्द अमल तो जब होता है जब एक तहरीक ख़त्म हो जाए या उसको निस्तो नाबूद करने के लिए दूसरी तहरीक, इससे पैरेलल। आप यूँ समझिए कि कोई एक दुकान खोलता है और देखता है, दूसरा कोई शख्स देखता है कि इसकी दुकान बहुत चल रही है, या यूँ समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट खोला और किसी ने देखा कि बहुत चल रहा है उसका, तो उसके पैरेलल बगल में किसी दूसरे ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है तो मैं दिखाऊंगा ये। तो रद्द अमल नहीं है, बल्कि एक तरह से कह लीजिए कि पैरेलल एक तहरीक थी। तो ये हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बारे में यह मुग़ालता दूर करने की ज़रूरत है। नसीर अहमद जामई के मशवरे से हल्क़े की इब्तिदा हुई, और ये नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, नसीर अहमद जामई, क्योंकि इनके घर पे ही पहला जलसा भी हुआ था हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का, और इन्हीं के मशवरे से हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदा हुई थी। और नाम जो इनका रखा गया था हल्क़े का नाम बज़्म दास्तान गोयां, क्योंकि इसमें पहले क्या करते थे लोग, अफ़साने सुनाते थे। और सबसे पहला अफ़साना किसने पढ़ा था वो मैं आगे बताऊंगा, वो अफ़साना कौन सा था वो भी मैं बताऊंगा। उर्दू अदब के बहुत नामवर और मशहूर मुसन्निफ़ गुज़रे हैं, फ़िक्शन निगार गुज़रे हैं। तो नसीर अहमद जामई का नाम आपको याद रखना है। देखिए, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बारे में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये चंद अहबाब मिल कर के एक तरह की मजलिस करते थे। मैं भी जब बीए के ज़माने में मैं तालिब इल्म था, तो मैं भी अपने मतलब जिस फ्लैट में मैं रेंट पे रहता था, मैं भी हफ्तावार मजलिस मुनक्किद करता था, अपने दोस्तों को बुलाता था। कोई अफ़साना पढ़ रहा है, कोई अपनी नज़्म सुना रहा है, कोई अपनी गज़ल सुना रहा है, कोई उस पर तबसरा कर रहा है। तो इस तरह की अदबी महफ़िल होती रहती है, आज भी होती है। और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में भी यही होता था। कोई ये नहीं कि बहुत बड़े आलमी पैमाने पर कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। चंद दोस्त लोग मिल कर के बस घर में कभी इसके घर बैठ गए, कभी उसके घर बैठ गए, और कुछ अफसाने सुना दिया, उस पर कुछ तनकीद कर दी गई, किसी ने तज्ज़िया कर दिया। तो ये होता था। और चूंकि ये 1939 की बात है, तो इसलिए इसको तारीख़ में वो मकाम हासिल है। वरना इस तरह की मजलिस तो आज हज़ारों की तादाद में उर्दू से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन शोरा कर रहे हैं, और सबको तारीख़ में वो जगह नहीं मिलेगी जो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को मिली। तो ये है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बारे में। तो आपको नसीर अहमद जामई नाम बहुत याद रखना है। देखिए, जामई से एक ट्रिक भी आप लगा सकते हैं कि जामई जो बना है लफ्ज़ जमा से बना है, यानी कि किसी को जमा करना, इकट्ठा करना, और इन्होंने ही हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन को अपने घर में इकट्ठा किया। तो ये एक ट्रिक है याद रखने की नसीर अहमद जामई के बारे में।
और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल ऑफ़र है। मेरी बुक जो 350 में मिल रही है 100 रुपीज़ ऑफ के साथ, ये रमज़ान के बाद फिर 450 में मिलने लग जाएगी और प्लस फ्री डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। तो अगर आपको ये बुक लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें बस आप अपना एक वो भेजेंगे, अपना पोस्टल एड्रेस लिख करके भेजेंगे और कूपन कोड ये इस्तेमाल करेंगे रमज़ान 25, तो आपको फ्लैट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी बात ये कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय समय पे इससे मुताल्लिक होने वाली जो सरगर्मियां हैं और जो असामियाँ निकलती हैं अलग अलग सूबों में, तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। अभी देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 3 वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की उर्दू की। लेकिन मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और इसमें से 2 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है और 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो आप में से जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो, एमए कर रखा हो और 55% के साथ और नेट क्वालिफाई हो, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। और देखिए कि अभी हमारे शोबे की जो सीनियर हैं डॉक्टर गज़ाला फ़ातिमा और हमारे साथी हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये वाबस्ता रहे, फिर अभी एनसीपीएल में मुलाजिम थे। इन दोनों की नौकरी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की एनसीईआरटी में। तो इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकलती रहती हैं। तो आप लोग भी बहुत मेहनत से, लगन से मेरे लेक्चर को सुनिए, देखिए, तैयारी करते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए, तो इंशाअल्लाह फ्यूचर में कभी आपको भी ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा। चलिए अब लौटते हैं असल मौजू की तरफ। तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के तहत जो सबसे पहले जलसा हुआ था, किनके घर पे हुआ था? नसीर अहमद जामई के घर पे। और सबसे पहला अफसाना पढ़ा गया था। अफसाना किसने पढ़ा था? तलाफ़ी नाम का अफसाना पढ़ा गया था और अफसाना निगार थे हमारे नसीम हिजाज़ी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि वो पॉपुलर लिटरेचर के इंसान हैं। उर्दू में पॉपुलर लिटरेचर लिखा करते थे, यानी अवामी तौर पे उनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त थी। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता जो मुसन्निफ़ीन हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम नाम जो है, हालांकि ये बाद में इससे वाबस्ता हुए थे मीरा जी, लेकिन इनका नाम सबसे ज़्यादा अहम है। बाद में वाबस्तगी होने के बावजूद भी इनका नाम सबसे अहम है। क्यों अहम है? कि मीरा जी उस वक्त बहुत मशहूर थे। ठीक है, मीरा जी उस वक्त बहुत मशहूर थे, इनका एक मकाम था अदब में, अगर इससे वाबस्ता नहीं भी हों तो। और फिर दूसरी बात ये कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक जो है दक्कन के मीरा जी हैं, वो नून गुन्ना के साथ है मीरा जी। शमसुल उशाक उनका लक़ब है और उनके फैमिली में 3 बड़े मुसन्निफ़ीन गुज़रे हैं जिनको उर्दू की इब्तिदा के बारे में हमेशा आपको जानना ज़रूरी है। मीरा जी शमसुल उशाक हैं, उसमें बुरहानुद्दीन जानम हैं, वो सब आपस में दादा पोता ये सब हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है मीरा जी है विदाउट नून गुन्ना, और ये उर्दू नज़्म के बहुत बेहतरीन शायर गुज़रे हैं। और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ में इनकी वाबस्तगी हुई तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को बहुत तक़वियत मिली। एक और नाम है क़य्यूम नज़र, ये भी नज़्म के शायर हैं। सल्लाम मछली शहरी, ताबिश सिद्दीकी, हंसराज रहबर, और बाद में तो देखिए और भी लोग इसमें शामिल होते चले गए। इंतज़ार हुसैन जैसे अफसाना निगार, इतने बड़े अफसाना निगार भी इसमें शामिल रहे, उन्होंने अफसाने सुनाए। मंटो भी जब यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान गए तो उन्होंने भी अपने बहुत सारे अफसाने हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की मजलिस में उन्होंने सुनाया। अनवर सज्जाद है एक अफसाना निगार, वो भी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता रहे हैं। नाक़िदीन में इबादत बरेलवी हैं, वज़ीर आगा हैं, ये भी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता रहे हैं। हसन अस्करी हैं, ये भी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता रहे हैं। तो धीरे धीरे वाबस्तगी बढ़ती गई, यानी जैसे जैसे तरक्की पसंद तहरीक से लोग वो होते गए, यानी कि मुतनफ़िर हो गए, उससे फिर गए, तो उनको जो एक रास्ता मिला कि कहाँ जाया जा सकता है, अब तो वो जगह थी हल्क़े अरबाब ज़ौक़। यहाँ मजलिस होती थी, अफसाने पढ़े जाते थे, उस पर तनकीद होती थी और तबसरे होते थे और हौसला अफजाई भी होती थी। इसी तरह हल्क़े अरबाब ज़ौक़ ने 1941 में नज़्मों का एक इंतखाब शाये किया जिसका नाम था 1941 की बेहतरीन नज़में।
اس میں حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ جو مصنفین تھے ان کی اہم نظموں کا انتخاب کر کے شائع کیا گیا اور بتایا گیا کہ دراصل نظم ایسی ہوتی ہے، وہ نہیں جو ترقی پسند تحریک سے وابستہ کچھ بھی لکھ رہے ہیں، نہ اس میں ادب ہے، نہ لطف ہے، نہ کوئی چاشنی ہے، نہ زبان و بیان کی لطافت ہے، نہ اسلوب پر کوئی توجہ ہے، بس سماج سماج سماج، مارکسی کی تبلیغ میں لگ گئے، مارکسزم کی تبلیغ میں لگ گئے، تو وہ نہیں ہے یہاں۔ اور دیکھیے 1980 تک یہ حلقہ فعال رہا، اس کے بعد سیاست کی نظر ہو کر برباد ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اب بھی پاکستان میں یہ تحریک متحرک ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیے جیسے کہ پہلے تہذیب الاخلاق رسالہ سر سید نے نکالا، اس کے بعد وہ جو ہے التوا میں چلا گیا، پھر آج بھی لوگ اس نام سے نکالتے ہیں، تو وہ چیزیں بعد میں ریوائیو ہو جاتی ہیں، وہ بات الگ ہے۔ جیسے رسالہ جامعہ 1936 کے آس پاس بہت مشہور تھا، پھر بند ہو گیا، پھر آگے چل کے ابھی ریسنٹلی جامعہ سے یہ رسالہ نکلنا شروع ہوا تھا، پھر بند ہو گیا، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک سمے پہ جب اس کی جو تاریخی اہمیت ہوتی ہے اور جب وہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اسی وقت کی بات ہوتی ہے، ورنہ فعال رہے آج بھی یہ حلقہ ارباب ذوق، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن تاریخ میں تو جب ان کا جو زمانہ ہے وہی 1939 سے 1980 تک ہے، یعنی کتنے سال کا؟ 41 سال کا زمانہ ہے۔ کتنے سال کا زمانہ ہے؟ 41 سال کا زمانہ ہے۔ چلیے حلقہ ارباب ذوق کے مقاصد اب پر نظر ڈالتے ہیں، تو حلقہ ارباب ذوق کے مقاصد بھی تقریباً ترقی پسند تحریک کے مقاصد سے ملتے جلتے ہیں۔ اول نمبر پہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت، نوجوان قلمکاروں کی تعلیم و تربیت، اردو لکھنے والوں کے حقوق کی حفاظت، یعنی ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ بھی حلقہ ارباب ذوق کے مقاصد میں سے ایک تھا۔ اردو ادب و صحافت کے ناسازگار ماحول کو صاف کرنا، یعنی ادب اور صحافت کے تعلق سے جو بھی ناسازگاری آ گئی تھی اس زمانے میں، ان کا کام تھا کہ اس کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ صاف کریں گے، یعنی ماحول بنائیں گے۔ پورا زور معاشی و سماجی تبلیغ کی بجائے کیا تھا؟ ادب لطیف پر تھا حلقہ ارباب ذوق والوں کا، کہ ایسا ادب لکھنا جس میں لطف ہو۔ ادب لطیف سے مراد کیا ہے؟ پر لطف ادب لکھنا، یہ نہیں روکھا پھیکا ادب نہیں، بلکہ پر لطف ادب لکھنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کچھ اہم کتابیں جو یہاں سے شائع ہوئیں، اور خاص طور سے اس تحریک نے کیا کیا ہے، ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں، اردو نظم کو بہت فروغ دیا ہے اس تحریک نے۔ تو مشرق و مغرب کے نغمے میرا جی کی کتاب ہے، میری بہترین نظمیں حسن عسکری کی کتاب ہے، تنقید اور احتساب وزیر آغا کی کتاب ہے۔ تو یہ وہ اہم کتابیں ہیں جو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ مصنفین کی ہیں، اور خاص طور سے اس میں نظمیں ہیں۔ تنقید اور احتساب جو ہے، آپ نام سے ہی ظاہر ہے وزیر آغا کی کتاب ہے، اور یہ تنقید کی کتاب ہے، تو اس سے آپ حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں اچھے سے جان سکتے ہیں۔ اور اسی طرح خیابان کا ایک نمبر بھی ہے، اس سے بھی حلقہ ارباب ذوق کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حلقہ ارباب ذوق کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔